हम्म। तो हाँ, तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा की मैं आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा, सही चल रहा होगा, है ना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो यार बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, आज के लेक्चर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है? देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे। यार ये है जिसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये इसका ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। सबको रटना पड़ रहा था ना, बहुत रटना पड़ रहा था, बहुत समझना पड़ रहा था। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन द सेंस, अब हम स्टार्ट करने वाले, गेस करो क्या स्टार्ट करने वाले, गेस करो भाई। अब हम स्टार्ट करने वाले ऑब्स्ट्रन गाइनो, ठीक है, ओबीजी। ओबीजी स्टार्ट करने से पहले देखो, ओबीजी का मतलब क्या होता है भाई। ओबीजी का एक ऐसा साइंस होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम जन्म देने से लेके बच्चा, बेबी के बारे में पूरा चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें सारी चीजें हम पढ़ते हैं इसमें ओबीजी में। और देखो, ओबीजी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे ओबीजी में, ठीक है। देखो, ओबीजी में अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले ओबीजी में अगर मैं सिस्टम वाइज चलूं, ठीक है, तो सिस्टम वाइज सबसे पहले मुझे पढ़ाना चाहिए भाई आपको एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है। देखो, एनाटॉमी पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं एमटीपी, ठीक है, एमटीपी। देखो, अगर आप मुझसे बोलोगे कि यार देखो भैया, आप ना वो एनाटॉमी नहीं पढ़ाया आपने, आप डायरेक्ट एमटीपी पढ़ाने लगे, ऐसा क्यों? देखो, उसके पीछे भी एक रीजन होता है, एक सिस्टमैटिक रीजन है, ठीक है। अब क्या है रीजन? देखो, एमटीपी जो है वो हम किस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्लास 10 से हमने पढ़ा था ना, एमटीपी एक्ट, फिर उसको 12th में भी पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपने कंपटीशन की तैयारी की होगी, वहां पे भी आया होगा एमटीपी एक्ट। तो उसके बारे में पहले हम एमटीपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ ओबीजीएन, ठीक है, सिंपल सा फंडा। तो देखो, एमटीपी क्या होता है भाई? एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई देखो, आप लोग ऑफिस में जॉब कर रहे हो, आपको आपको मैंने कहते टर्मिनेट हो, आपको मैंने कहती आपको टर्मिनेट करते हैं, मतलब निकाल के भाई बाहर जाओ, निकल जाओ तुम, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये होता है। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। वो क्या है सिंपल सा क्वेश्चन, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबॉर्शन एंड एमटीपी, ठीक है। बहुत लोग को लगेगा कि ये तो दोनों सेम ही है, बहुत लोग को लगेगा कि ये दोनों सेम है। सेम नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इसके अंदर, बस याद रखना, है ना, कि अबॉर्शन क्या होता है और एमटीपी क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन आपको मैं करता हूं, कमेंट करके इसको बताना कि अबॉर्शन और एमटीपी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो चलो, तो हम स्टार्ट करने वाले हुए एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है एमटीपी एक्ट, है ना, अगर पूरा कहूं मैं तो एमटीपी एक्ट पूरा कर, ठीक है। तो ये एमटीपी एक्ट आया कब था इंडिया में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो क्या होता था ना पहले कि पहले क्या होता था कि जैसे अबॉर्शन करवाना, अगर किसी फीमेल को अबॉर्शन करवाना, तो उससे पूरा प्रॉपर गाइडलाइन नहीं था हमारे पास, ठीक है। 1971 के पहले प्रॉपर गाइडलाइन नहीं था कि जैसे फीमेल अगर चाइल्ड है तो उसका बहुत ज्यादा अबॉर्शन होता था, है ना। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी के जो टैबूज होते हैं कि फीमेल्स को बर्न नहीं करना, मतलब बर्थ नहीं देना, मेल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये सारे जो टैबूज चलते आ रहे थे ना, उसको खत्म करने के लिए पहला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो इलीगल एमटीपीज जितने भी हो रहे थे, ठीक है, जितने भी एबॉर्शन हो रहे थे इलीगल्स, उसको भी रोकने के लिए, ठीक है, ये हमारा एक्ट लाया गया था, तो इसके यूज हो गए। तो सबसे पहले जो एक्ट आया था वो आया था हमारे 1971 में। याद रखना ये पॉइंट, 1971 में एक्ट आया था और इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था, 1972 में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखो कुछ चीजें, जैसे कि मान लो जैसे आपके घर में कोई एक रूल होगा, है ना, रूल होगा घर में, या फिर स्कूल में रूल है, ठीक है। स्कूल में मान लो, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज में एक रूल है। अब उस रूल क्या है कि कॉलेज में मोबाइल नहीं चलाना है, तो बच्चे नहीं चला रहे, लेकिन कोई कोई बच्चे शैतान होते हैं, वो चलाते हैं मोबाइल। तो हम फिर उसके बाद क्या क्या किया जाता है कि भाई जो बच्चे मोबाइल चलाएगा उससे 2,000 रुपये फाइन लिया जाएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंटेड कर दिया, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बोला गया, ठीक है। यही है कि इम्प्लीमेंटेड क्या किया था, 1972 में इम्प्लीमेंट किया था। और फिर उसके बाद हमने रिवाइज किया इसको 2020 में, ठीक है। एमटीपी एक्ट रिवाइज हुआ था 2020 में, याद रखना। और पास हुआ था लोकसभा से 2020 में, लोकसभा से पास हुआ था, और राज्यसभा में 2021 में ये पास आउट हो गया था, ठीक है। और अगर हम करंटली बात करें तो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 को ही हम फॉलो करते हैं, ना कि 1971 वाले को अब हम नहीं फॉलो करते, अब हम 2021 को ही फॉलो करते हैं। अब आप अगर पढ़ रहे हो ध्यान से, अगर इस लेक्चर को सुन रहे हो, तो आपके अंदर एक डाउट होगा, क्या, कि सर ये बताइए, ये एमटीपी 2021 और 1971 में क्या डिफरेंस था, है ना, क्या डिफरेंस था भाई। 1971 से चल के आ रहा है और 2021 में बदल रहा, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस था? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो डिफरेंस होगा। चलो वही डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अर्लियर क्या था ना
पहले के समय क्या था कि एमटीपी जो होता है, मेडिकल अबॉर्शन जो होता था, वो 20 वीक तक हम प्रीफर करते थे, भाई 20 वीक तक आप करवा सकते हैं, ठीक है, अर्लियर पहले के समय में। और फिर अमेंडमेंट वाले में क्या हुआ, 24 वीक हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, तो +4 कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, +4, तो हमने 4 वीक्स इसमें एक्स्ट्रा कर दिया। अब हम 4 वीक एक्स्ट्रा कर दिए तो उसका मतलब ये नहीं कि इतना आसानी से तरीके से हम किया था हमने, इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस को अप्लाई किया गया था, क्या कि टर्म एंड कंडीशंस को अप्लाई किया गया था +4 वीक करने में, ठीक है। अब वो टर्म एंड कंडीशंस भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। अर्लियर ओनली फीमेल्स विद हर हस्बैंड कैन अलाउड फॉर एमटीपी। पहले के टाइम क्या था ना कि 1971 वाले एक्ट में क्या था कि सिर्फ फीमेल एंड फीमेल्स जो कि हस्बैंड है, सिर्फ हस्बैंड ही अलाउड होते थे एमटीपी एक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन जो 2021 में आया था उसमें क्या था कि अगर कोई मान लो लिविंग में रह रहा, जो कि आज बहुत कॉमन होता है, लिविंग में रहते हैं ना, पार्टनर्स रहते हैं लिविंग में, तो अगर मान लो जो कि अनमैरिड हैं और लिविंग में रह रहे हैं, उनको अगर एमटीपी करवाना है या फिर अबॉर्शन करवाना, तो उनके लिए भी हम प्रेफर कर सकते थे। देखो, नाउ ओनली फीमेल्स विद हर पार्टनर अलाउड फॉर एमटीपी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर वो मैरिड है तो ही होगा, अनमैरिड वालों का भी हो जाता है अगर वो लिविंग में रह रहे हैं और उसके साथ कंफर्म है वो। डज नॉट रिवील द प्राइमरी प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। पहले के समय क्या था कि देखो, प्राइवेसी तो हमें क्या कहते हैं, रिवील करना ही नहीं है। पहली बात कि जितने भी फीमेल्स हैं उनका नाम हमें मतलब सोसाइटी में नहीं लाना कि इनका अबॉर्शन हुआ, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस पे स्ट्रिक्ट रूल था। पर लेकिन 1971 में क्या था, मना तो था लेकिन उसके साथ कोई सजा नहीं थी, सजा इन द सेंस कोई प्रिजन नहीं था, है ना, कोई मतलब जेल वगैरह का संविधान नहीं था उस समय। लेकिन 2021 में जो आया था ना अमेंडमेंट जब किया गया था एमटीपी को एक्ट को, 2021 वाला, 2021 वाला, और ये है तुम्हारा 1971 का, ठीक है। तो 2021 में क्या हुआ कि भाई अगर तुम बताते हो किसी को सोसाइटी में जाके कि भाई देखो इसका ना अबॉर्शन हुआ है, अगर तुमने ये बता दिया सोसाइटी में, तो तुम्हें 1 साल का जेल प्लस फाइन देना पड़ेगा। बताना नहीं है, ठीक है, मैं तो नहीं बताओगे ना, नहीं बताओगे, हाँ तुम अच्छे बच्चे हो, बताना नहीं है, ठीक है, एज अ नर्स बताना नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होगा ना, कुछ टिपिकली चेंजेस किया गया है, जैसे क्या कि पहले क्या होता था कि अगर मान लो आप 12 वीक तक आप जाते हो तो सिर्फ एक डॉक्टर ही आपको एमटीपी या फिर अबॉर्शन करवा सकता था, ठीक है। और 12 से 20 वीक में जाते हो अगर आप जाती हैं फीमेल्स, तो 2 डॉक्टर उसके लिए लगते थे। पर अब क्या हुआ कि अब हमने थोड़ा चेंज कर दिया, भाई अगर आप फीमेल्स 20 वीक तक जाती हैं डॉक्टर के पास तो सिर्फ एक डॉक्टर लगेगा उसको डायग्नोस करने के लिए। 20 से 24 वीक में अगर फीमेल्स जाती हैं तो उसमें 2 डॉक्टर लगते हैं, कितने, 2 डॉक्टर का नीड होता है, ठीक है। ये पता चल गया। अब ये बताओ, आपके अंदर एक डाउट होगा, क्या डाउट होगा कि भाई मैंने अब ये बोला आपको कि ये जो मैंने लिखा टीएनसी, टर्म एंड कंडीशन, हमने 4 वीक बढ़ा तो दिया, लेकिन उस 4 वीक में किस किस के लिए बढ़ाया है, ये भी ध्यान देना। आप क्या ध्यान देना कि किस किस के लिए बढ़ाया, देखो, MTP can be done till 24 weeks according to 2021 amendment, but if there is an contraceptive failure, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है तो हम नहीं कर सकते, ये ध्यान देना। ये पॉइंट इसमें लिखा गया था 24 वीक में कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एमटीपी कैन बी डन टिल 20 वीक ओनली, ठीक है। अगर मान लो अगर कोई फीमेल है, ठीक है, जिसका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया है, तो वो 24 वीक में जाके अपना एमटीपी नहीं करवा सकती है, अबॉर्शन नहीं करवा सकती, उसके लिए सिर्फ 20 वीक ही अलाउड है। किसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर फीमेल्स के लिए, ठीक है, उसके लिए ये अलाउड। इन केस ऑफ सीवियर एबनॉर्मलिटी जैसे एनाफिलीज हो गया, ठीक है, या फिर ब्रेन का स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ है, या फिर मान लो बच्चा जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटीज हैं, ठीक है, उसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, उसके लिए नो अपर लिमिट, क्या नो अपर लिमिट, उसके भाई कोई लिमिट नहीं है, उसका मन जब मन करे वो अबॉर्शन करवा सकती है, क्योंकि वो अगर बच्चे को भी अगर डिलीवर कर देती है तब उसका बच्चा जाहिर सी बात है वो नहीं जी पाएगा, है ना, मतलब लिविंग नहीं कर पाएगा, मर जाएगा वो बाहर आते, तो उसको अबॉर्शन ही हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सीवियर एबनॉर्मलिटीज और फीटस नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं होता, ठीक है। अब इतना अगर कोई डाउट हो तो बता दो भाई, है ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेज कर दूंगा। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो बताना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं भाई कि एमटीपी कंसेंट जो होता है, जैसे मान लो कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर होता है तो उसका हम कंसेंट लेते हैं, हम कंसेंट लेते हैं, तो भाई एमटीपी जो हम कर रहे हैं, अबॉर्शन कर रहे हैं, वो भी तो एक कंसेंट के अंदर ही तो लेते हैं, कंसेंट तो लेना ही पड़ेगा। अब किसका किसका कंसेंट लेना जरूरी होता है वहां पे, बताओ बताओ किसका कंसेंट लोगे तुम। भाई देखो, एक तो उस फीमेल का कंसेंट लेना पड़ेगा,
हाँ जी चलो, फीमेल का कंसेंट ले लिया हमने। और बताओ, जल्दी बताओ, अगर मान लो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर वो फीमेल एमआर है, मतलब मेंटल रिटार्डेड है, ठीक है, या फिर उसके साथ मान लो अ, उसका एक केस है जिसमें उसके साथ रेप हुआ है, ठीक है, अगर उस फीमेल के साथ रेप हुआ है, तो आप किससे कंसर्न लोगे? किससे कंसर्न लोगे? ये दो केसेस में ना बहुत ज्यादा लोग वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इन केसेस को थोड़ा ध्यान देखते हैं, चलो देखते हैं, एक बार रेज हो जाए जल्दी से। और चलो, कंसेंट, ठीक है, ऑफ एमटीपी, ठीक है, कंसेंट ऑफ एमटीपी, कंसेंट ऑफ एमटीपी क्या होता है? अगर मान लो फीमेल और मेल दोनों सही हैं, तो सिर्फ हम फीमेल का ही कंसेंट लेते हैं, फीमेल कंसेंट इज नीडेड, ठीक है, सिर्फ मुझे फीमेल का ही कंसेंट चाहिए एज ए डॉक्टर, सिर्फ मुझे फीमेल का कंसेंट चाहिए, मेल का जरूरत नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि अगर जो लड़की है या फिर जो फीमेल है ना, वो 18 ईयर्स से कम है, 18 ईयर्स से कम है, अगर उसका उम्र 18 साल से कम है, या फिर वो एमआर है, मेंटली अनस्टेबल है, या फिर मेंटली रिटार्डेड कर सकते हैं, या फिर अनस्टेबल कर सकते हैं, तो हम किसका कंसेंट लेंगे? ये क्वेश्चन होता है। ये तो सब बता देंगे कि अगर मुझे कंसल्ट लेना तो भाई फीमेल से लेंगे क्योंकि उसका तो अबॉर्शन करना है, लेकिन अगर वो लड़की 18 साल से कम है, अगर वो लड़की एमआर है या फिर मेंटली अनस्टेबल है, तो हम किसका कंसर्न लेंगे बताओ? या तो हम उसका कंसर्न जो लेंगे, कंसर्न जो लेंगे वो लीगल गाइडेंस से लेंगे, लीगल गार्जियन, या फिर हाँ ठीक है, लीगल गार्जियन, लीगल गार्जियन का सेंस उसके मम्मी पापा से ही उसका कंसर्न लेंगे, ठीक है, ये हो जाता है। और ये बताओ, एमटीपी किस किस केस में हम कर सकते हैं? ये हो गया, कंसेंट हो गया ना। अब एमटीपी कैन बी डन इन केसेस ऑफ, कैन बी डन इन केस ऑफ हम कहां कहां एमटीपी कर सकते हैं बताओ? कौन कौन सी केस में हम एमटीपी कर सकते हैं? सबसे पहला होता है कि अनमैरिड फीमेल में, अनमैरिड फीमेल जो कि लिविंग में रहते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है भाई? दूसरा हो जाता है रेप विक्टिम, है ना, खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ रेप हो गया उसके लिए भी हम ये एमटीपी उसके लिए अलाउड होता है, ठीक है। तीसरा हो जाता है मेडिकल इंडिकेशंस, मेडिकल इंडिकेशन, मेडिकल इंडिकेशन इन द सेंस अगर बच्चा मान लो एनाफिलीज का बच्चा हो गया, है ना, उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज है, ज्यादा डिफॉर्मिटीज है, बहुत ज्यादा, उसके लिए हम कर सकते हैं मेडिकल इंडिकेशन में कोई अपर लिमिट भी नहीं होता अगर ज्यादा सीवियर है तब, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा हो जाता है भाई? ह्यूमनिस्टिक कॉज, ह्यूमनिटेनियस, ह्यूमनिटेनियस कॉज होता है, और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कोई गरीब फैमिली है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतना ज्यादा खान पान, तो वो भी होता है, ठीक है, एक तरीका होता है। ह्यूमनिस्टिक कॉजेज क्या हो सकते हैं भाई? ह्यूमनिस्टिक कॉजेज का मतलब, जैसे ह्यूमनिस्टिक कॉजेज का मतलब हो गया यही रेप विक्टिम वाला ही ह्यूमनिस्टिक कॉज होता है, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक कॉज को ही हम रेप विक्टिम ही कहते हैं, ठीक है। और जब भी हम एमटीपी करते हैं, ठीक है, जब जितने भी हम एमटीपी करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल होता है, अबॉर्शन होता है, उसका प्रॉपर एक रिपोर्ट बनता है, और उस रिपोर्ट को हम सीएमओ ऑफिस में हमें मंथली बेसिस पे हमें सबमिट करना होता है, ठीक है। ये एज अ हॉस्पिटल की ड्यूटी होती है, एज अ नर्स अगर आप हो तो उसकी भी ड्यूटी होती है कि उस रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि हमें आगे ऊपर अथॉरिटीज को कंफर्म करना होता है, आगे ऊपर अथॉरिटीज को हमें ट्रांसफर करना होता है वो, कि हाँ देखिए इतने यहाँ पे इतने मतलब इतने तरीके से या फिर इतने नंबर में हमने एमटीपी किया है और कौन कौन से लोगों को किया है, ठीक है, कंसेंट वगैरह सारा होता है। अब उसके बाद ये बताओ भाई मुझे कि कौन से लोग, या फिर आइदर सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर एमटीपी कर सकता है क्या? हाँ, अगर एक ओबीजी स्पेशलिस्ट एमटीपी कर सकता है क्या? तुम बताओ मुझे, ओबीजी करेगा, ओबीजी स्पेशलिस्ट करेगा, फिर एमबीबीएस वाला करेगा? बताओ। देखो बहुत लोग का क्वेश्चन होगा कि भाई देखो नहीं, एमटी वो जो है ना ओबीजी वाला ही करेगा। आप लोग कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, ओबीजी वाला करेगा क्योंकि ओबीजी वाला स्पेशलिस्ट है इस मामले में। हाँ कर सकता है, लेकिन एमबीबीएस वाला अगर कोई है, अगर सिंपल उसने एमबीबीएस भी किया है, तब भी वो कर सकता है। उसके लिए 6 मंथ की
कि उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, अगर उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है तब वो अबॉर्ट एमटीपी कर सकता है। ठीक है, कौन कौन कर सकता है, देखो एमडी वाले कर सकते हैं, ठीक है, ओबीजी ओबीजी स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल एमबीबीएस वाला भी कर सकता है, उसको उसके लिए 6 मंथ का उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए होता है, किसमें, ओबीजी उसमें वार्ड में, ठीक है, ओबीजी वार्ड में कर या फिर ओटी में, जहाँ पे ये एमटीपी किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका हाँ, और फिर एमडी हो गया था, एमएस भी कर सकता है, मेडिकल सर्जन हो गया, डीएनबी हो गया, डीजी हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले भाई, मेथड ऑफ एमटीपी। देखो दो मेथड होते हैं, कौन कौन से दो मेथड होते हैं हमारे, दो मेथड होते हैं एमटीपी के, एक ट्राइमेस्टर फर्स्ट में होता है और एक सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए होता है। अगर मान लो कोई आपके पास एक पेशेंट आता है, उसमें अगर उसका एमटीपी करना है तो उसके पहले हम एसेस करेंगे कि वो कौन सा ट्राइमेस्टर में आया हुआ है। ठीक है, ट्राइमेस्टर 1 का अलग होता है, ट्राइमेस्टर 2 का अलग होता है, पहले बता दे रहा हूँ, ट्राइमेस्टर 1 में अलग होता है और ट्राइमेस्टर 2 का अलग होता है। ठीक है, फिलहाल अभी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बता देना। हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइमेस्टर मेथड्स ऑफ एमटीपी। ठीक है, मेथड ऑफ एमटीपी। ठीक है, ट्राइमेस्टर 1 एंड ट्राइमेस्टर 2 इसका बीच में डिफरेंस। ठीक है, फिलहाल अगर कोई डाउट हो तो बता देना। तो अब देखो हम क्या करने वाले भाई, अब हम करने वाले हैं मेथड ऑफ एमटीपी। देखो एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन। ठीक है, तो अब हम देखो एमटीपी का ना दो मेथड होता है, कौन कौन सा, एक होता है T1 एंड T2। T1 एंड T2 का मतलब ट्राइमेस्टर फर्स्ट में और ट्राइमेस्टर सेकंड में। ठीक है, देखो ट्राइमेस्टर फर्स्ट जो होता है ना वो मेनली बेसिस होता है ओपीडी बेस पे। ओपीडी बेस पे मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हम उन पेशेंटों को एडमिट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मान लो एडमिट कर रहे हैं तो 1 से 2 दिन ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। लेकिन आईपीडी T2 जो था वो आईपीडी पे चलता है। आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, उनको ज्यादा दिन के लिए एडमिट करना पड़ता है, सिंपल सा फंडा। अब देखो T1 के अंदर क्या होता है ना, मेस्ट्रुअल रेगुलेशन, ये इसके मेथड्स होते हैं। T1 में अगर मान लो कोई कोई फीमेल है जो कि T1 में आ रही है मेरे पास, तो उसके अंदर उसका कौन कौन सा मेथड होता है एमटीपी में। ठीक है, सबसे पहले होता है मेस्ट्रुअल रेगुलेशन। मेस्ट्रुअल रेगुलेशन जो होता है ना वो यूजिंग एमआर सिरिंज। एमआर सिरिंज एक होता है, लेकिन ये मेस्ट्रुअल रेगुलेशन जो होता है ना ये एक बहुत ओल्ड मेथड हो चुका है, अब ज्यादा उनका यूज करते नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा होता है मेडिकल अबॉर्शन। ठीक है, क्या कि मेडिकल अबॉर्शन होता है। मेडिकल अबॉर्शन उसके बारे में बताऊंगा अभी। मेडिकल अबॉर्शन का मतलब भाई हम दवा देके, ठीक है, बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, पहले डे 1 पे देते हैं, डे 3 पे भी देते हैं, डे 15 पे देते हैं। ठीक है, ये 3 डेज को हम चेक ध्यान रखना, डे 1, डे 3 एंड डे 15। मेडिकल अबॉर्शन में क्या कि डे 1 डे 3 एंड 15, 1 3 15, ये मेडिकल अबॉर्शन है। अभी मैं बताऊंगा मेडिकल अबॉर्शन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, सक्शन एंड इवैल्यूएशन, सक्शन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, सक्शन एंड इवैल्यूएशन बाय यूजिंग ऑफ सक्शन मशीन्स। ठीक है, इसमें भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें कैनुला यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होता है कि कितने प्रेशर लगता है इसका, कितना माइक्रो एमसीजी प्रेशर होता है इसका। ठीक है, अप्रोक्स 600 प्रेशर होता है सक्शन का, वो बता दूंगा। फिर उसके बाद मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन बाई विदाउट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कितना प्रेशर लगता है तो उसमें 660। ठीक है, 660 के अराउंड प्रेशर लगता है इसमें मैनुअल वाले में। ठीक है, इसके कुछ सक्शन इवैल्यूएशन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, वो भी बताऊंगा, चिंता नहीं करना, अभी नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो टर्म 2 वाले में क्या होता है, टर्म 2 अगर ट्राइमेस्टर सेकंड में अगर प्रेगनेंसी है तो सक्शन इवैल्यूएशन करते हैं। पहला प्रोसेस होता है डायलेशन होता है, डायलेशन इवैल्यूएशन कर सकते हैं। डायलेशन इवैल्यूएशन किस होता है, यूजिंग ओवन फॉरसेप। ठीक है, आप लोग को चिंता नहीं करना। देखो जितने भी ओबीजी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना हम, इंस्ट्रूमेंट का, मैं बहुत जल्दी एक इंस्ट्रूमेंट वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए भी कुछ तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो अगर बहुत जल्दी हो सके तो वो भी आ जाएगा आपके चैनल पे। आप इसी चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करते रहो फिलहाल तब तो, लाइक कर देना, और इसी चैनल पे आएगा। ठीक है, इसी चैनल पे आएगा इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, मेडिकल अबॉर्शन यूजिंग पीजी का मतलब होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एक्स्ट्रा डोज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन कैन लीड टू अबॉर्शन। ठीक है, एक्स्ट्रा एमनोटिक एरिथ्रोसिन दे सकते हैं, इंट्रा एमनोटिक सलाइन इन्फ्यूजन करवा सकते हैं, ऑक्सीटोसिन सलाइन इन्फ्यूजन हो सकता है, और एक होता है हेजेक्टोमी। ठीक है, हेजेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि ओपनिंग द यूट्रस टेक आउट द प्रोडक्ट। भाई ओपनिंग एक तुम्हारा क्या होता है ऑटोमी, तो ऑटोमी मतलब रिमूव करना। ठीक है भाई, जितने भी प्रोडक्ट है वो उसको हम रिमूव करना है बाय ओपनिंग द यूट्रस, ये एक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले भाई, जैसे मैंने आपको बताया था
है ना। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि मेडिकल अबॉर्शन के बारे में हम पढ़ने वाले। मेडिकल अबॉर्शन क्या होता है? मेडिकल अबॉर्शन का मतलब हो गया भाई कि हम यूज करते हैं ड्रग्स वगैरह, ठीक है, कुछ दवाइयां यूज करते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, पहले दिन में कौन सा दवा देना है, तीसरे दिन में क्या करना है, 15वें दिन क्या करना है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अगर कोई डाउट वगैरह हो अभी तो आप कमेंट में कमेंट कर दो। बाकी आप लोग बताओ कैसे हो यार अभी। यार देखो पढ़ना तो है ही जीवन में, है ना, पढ़ना तो है ही जीवन में, पढ़ तो सभी रहे हैं, पढ़ तो सभी रहे हैं, ठीक है। आप कुछ स्मार्ट स्टडी करिए, अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, क्या समझे बात को। तो स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मेडिकल अबॉर्शन किस में करते हैं? T1 में, ठीक है। यहाँ पे मैं चलो सेक्शन वाला बता दूंगा, इतने में हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। देखो मेडिकल अबॉर्शन जो होता है, सबसे पहले अगर आप इंडिया में रह रहे हो, अकॉर्डिंग टू इंडिया आप अलाउड है 7 वीक तक, बट अकॉर्डिंग टू WHO अलाउड है 9 वीक तक, ठीक है। अगर हम इंडिया में, अगर इंडियन गाइडलाइंस की देखा जाए तो 7 वीक तक अलाउड होता है, और अगर हम WHO का गाइडलाइन देखें तो 9 वीक तक अलाउड होता है। ये अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना है चीजों पे, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज किससे होता है भाई? रिकॉग्नाइज्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, तभी तो इंडियन है, तभी इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, तब ये 7 वीक तक है। और ये किस पे होता है भाई? डन ऑन OPD बेस पे होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि T1 वाला मेनली OPD बेस पे ही हम इसको करते हैं, ठीक है। और इसमें जरूरी नहीं है कि अगर आप इसमें हम पेशेंट को प्रिफर नहीं करते हैं कि आप जाके अल्ट्रासाउंड ही करवाएं, ठीक है। हम प्रिफर नहीं करते पेशेंट को कि आप जाइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए। इसमें हम मेनली इस बात को ध्यान देना है कि अगर मान लो अगर आप T1 में ही हो, ठीक है, अगर मान लो एक फैमिली वीडियो देख रही है और आपको अगर अबॉर्शन करवाना है, MTP करवाना है, और आप T1 में हो, विद इन 7 वीक्स में जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप जाके वहां पे वो करवा रहे हो, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो। अल्ट्रासाउंड आपसे सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए करवा रहा है, याद रखना इस बात को, ध्यान दो, थोड़ा जागरूक बनो, ठीक है। हो गया। तो डन ऑन OPD बेसिस, USG मींस अल्ट्रासाउंड नॉट नीडेड, नॉट नीडेड, अल्ट्रासाउंड नहीं चाहिए होता भाई इसमें। इसमें क्या सही चीज चाहिए होता है? इसमें सिर्फ आपका जो प्रेग्नेंट न्यूज का जो किट आता उसमें जो यूरिन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव चाहिए होता है, ठीक है। बीपीटी, बीपीटी इसमें पॉजिटिव चाहिए होता है बस, बीपीटी पॉजिटिव मिल जाए बहुत है, ठीक है, इतना ही है। अब इसके अंदर हम इसमें क्या ना मेथड इसका होता है भाई, मेथड क्या होता है? देखो मेथड, मेन चीज याद रखना मेथड, जो मेडिकल अबॉर्शन का जो मेथड होता है उसमें D1 में क्या देते हैं, D1 में क्या देते हैं, ठीक है, वो याद रखना। D1 में सबसे पहले सिंगल टैबलेट ऑफ ओरल माइफप्रिस्टोन देते हैं, सिंगल टैबलेट, सिंगल टैबलेट ऑफ सिंगल टैबलेट ऑफ ओरल, ओरल माइफ प्रिस्टोन, प्रिस्टोन 200 mg देते हैं, इसको याद रखना। D1 में सिंगल ओरल टैबलेट ऑफ माइफ प्रिस्टोन देते हैं 200 mg, ठीक है। D3 में क्या देते हैं भाई? D3 में अब ध्यान देना इस बात को ध्यान देना, 400 मिलीग्राम MCQ या फिर 800 MCQ क्या देते हैं? मीजोपास्ट, मीजोपास्ट, ठीक है, मीजोपास्ट देते हैं 800 या फिर 400। अगर मान लो पेशेंट जो है वो ओरली ले रहा है, वैसे इसको ना ये मीजोपास्ट जो होता है वो ओरली भी ले सकते हैं और बाई सबलिंगुअल ले सकते हैं या फिर इम्प्लांट कर सकते हैं वेजाइना में, ठीक है। ओरली या फिर सबलिंगुअल ले रहा है तो हम उसको 400 mg देते हैं, मतलब MCG, और मतलब मिलीग्राम जिसको कहते हैं। और अगर 800 अगर देना है तो हमको उसको इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं किसमें? वेजाइना में, ठीक है, वेजाइना में इम्प्लांट कर देते हैं अगर वो 800 ले रहा है तो, ठीक है। 800 मींस इम्प्लांट करते हैं। और जैसे ही आप इसको D3 में ये मेडिसिन दोगे आप मीजोप्लास्ट, मीजोप्लास्ट देते ही विद इन 24 आवर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या? विद इन 24 आवर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, विद इन 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर ही फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। और डे 15 दिन में वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा
और थोड़े से क्रैम्प्स वगैरह होंगे, दर्द वगैरह होगा, बस यही है। ठीक है, ब्लीडिंग जो होता है पेशेंट खुद बताएगा आके कि ब्लीडिंग रुक चुका है। और यहाँ पे भी यूएसजी मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको लग रहा है, प्रेफर हो रहा, तब आप यूएसजी करवा सकते हो। ठीक है, ये हो गया, इस पर ध्यान देना। डे 1 में माइफप्रेस्टोन 200 mg देना है। डे 3 में क्या देना है, मीसोप्लास्ट। मीसोप्लास्ट जो 24 आवर, और मीसोप्लास्ट देते ही 400 mcg देना है। ठीक है, और मीसोप्लास्ट देते ही विद इन 24 आवर ब्लीडिंग होगा। 15 दिन फिर हमें आना है, और 15 दिन ब्लीडिंग खत्म हो गया। ये हमारा हो गया भाई मेडिकल अबॉर्शन। अब हम पढ़ने वाले सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन का क्या होता है? सक्शन इवैक्यूएशन जो है, इसको तो भाई 7 वीक तक कर रहे थे। सक्शन इवैक्यूएशन जो होता है वो 7 वीक से लेके 12 वीक तक कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि सक्शन इवैक्यूएशन जो होता है वो 7 वीक से 12 वीक तक हो सकता है। फिलहाल अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, तो देखो हम क्या पढ़ने वाले थे, हम पढ़ने वाले थे सक्शन इवैक्यूएशन। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था अभी, हमने पढ़ लिया था भाई मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन में क्या था कि डे 1 में हम दे रहे थे क्या, माइफप्रेस्टोन दे रहे थे 200 mg। डे 3 में क्या दे रहे थे, 400, अगर वो ओरल ले रही है, अगर वो फीमेल ओरली टैबलेट खा रही है तो ओरली देंगे तो 400, अगर वो इम्प्लांट हो रहा है वेजाइना में तो 800 mcg, मतलब मिलीग्राम। ठीक है, और मीजोप्लास्ट देते हैं। ठीक है, इसमें मीजोप्लास्ट, और इसमें इसमें जो मीजोपास देते ही 15 दिन में क्या हो जाएगा भाई, ब्लीडिंग होता है। ठीक है, और डे 15 तक वो ब्लीडिंग खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं सक्शन इवैक्यूएशन में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, हम मेडिकल भी तो दे सकते हैं, हम मेडिकल वाला भी तो दे सकते हैं, मैं सक्शन ही क्यों दूं? अगर मान लो आपके पास एक पेशेंट आया है ना, अगर मान लो आपके पास एक पेशेंट आता है, अगर उसका उसका एबॉर्शन करना है, एमटीपी करना है। ठीक है, तो एमटीपी करना है तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, ये मेडिकल वाला है या फिर सक्शन वाला? देखो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा? देखो, एबॉर्शन जो होता है, मेडिकल अबॉर्शन वो सिर्फ 7 वीक तक हो सकता है इंडिया में। सक्शन इवैक्यूएशन 7 वीक से लेके 12 वीक तक होता है। अगर मान लो पेशेंट 7 वीक के बाद आती है आपके पास या आपके पास, तो आप प्रिफर करो सक्शन इवैक्यूएशन को। ठीक है, सक्शन इवैक्यूएशन में हम सक्शन जनरेट करते हैं। सक्शन किससे जनरेट होता है, ये भी बात है, सक्शन जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसमें हमें क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इसके बाद जो मेथड होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको ध्यान दो। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं करमैन कैनुला। ठीक है, करमैन कैनुला एक कैनुला होता है, करमैन कैनुला। ठीक है, अभी बताता हूँ, उसमें वो कलर कोडेड होता है। ठीक है, उसमें भी कई सारे कलर होते हैं। जैसे वो होता है ये आपका एक करमैन कैनुला हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये करमैन कैनुला हो जाता है, ये करमैन कैनुला हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है ऐसे। ठीक है, एक ट्रायंगुलर इस टाइप का, मतलब ये प्रॉपर इमेज नहीं है, आप सर्च करना गूगल पे आपको मिल जाएगा करमैन कैनुला। तो उसमें ना 2 ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है, 2 ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है, ट्रायंगल शेप की ओपनिंग होती है। ठीक है, इसमें और एक हम यूज करते हैं क्या, हैंगस डायलेटर। ठीक है, हैंगस डायलेटर भी यूज करते हैं हम उसमें। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो हैंगस डायलेटर यूज क्यों करते हैं। देखो, जो वेजाइना को ना हम डायलेट करने के लिए हम हैंगस डायलेटर का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ हैंगस डायलेटर, जब वो वेजाइना डायलेट हो जाता है तब हम उसमें करमन कैनुला को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हैंगस डायलेटर, हैंगस डायलेटर। ठीक है, ये डायलेटर डायलेट करने का काम आता है। एंड पॉइंट ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन। और हाँ, इसमें देखो सक्शन जब भी हम लेते हैं तो उसका कुछ प्रेशर तो होता है ना, उसका कुछ प्रेशर होता होगा। जब जैसे मान लो आप सक्शनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कुछ प्रेशर होता है। हाँ जी, हाँ जी, पता है, प्रेशर तो होता है। अब मुझे प्रेशर बताओ कितना होता है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कितना, 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, 600 mm ऑफ Hg प्रेशर उसके अंदर होता है। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, अब देखो पहला पॉइंट क्या, प्रेशर कितना होता है। हाँ जी, कौन सा कैनुला यूज करते हैं, करमैन। कौन सा डायलेटर यूज करते हैं, हेगस डायलेटर। हाँ जी, ठीक है, हेगस डायलेटर यूज करते हैं। हाँ जी, एंड पॉइंट ऑफ सक्शन। अब जब मैं सक्शनिंग कर रहा हूँ तो उसका कोई एक एंड पॉइंट तो आएगा। हाँ जी, एंड पॉइंट तो आएगा। अब एंड पॉइंट पर मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मैं तो, मेरे पे दूरबीन तो है नहीं, है ना, मुझे कुछ एक्सपीरियंस ही तो पता चलेगा। और कौन सा एक्सपीरियंस, मतलब क्या क्या चाहिए उसके लिए। देखो, जब भी हम देखेंगे तो उस बॉल में ना, जहाँ पे वो सक्शन कलेक्ट हो रहा, वहां पे एयर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एयर बबल्स इन कैनुला। ठीक है, ब्लीडिंग कम हो जाएगा। और ग्रीटिंग सेंसेशन, ग्रीटिंग सेंसेशन का मतलब हो जाता है कि जैसे लगता है जैसे आप मान लो कुछ सक्शन कर रहे हो। ठीक है, सक्शनिंग कर रहे हो, और वहां पे अगर जैसे मान लो ये सक्शन पाइप है, ठीक है, यहाँ से कुछ आ रहा, यहाँ से वो जिस सारे निकल रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ ये है तुम्हारा यूट्रस और ये सक्शन है, यहाँ पे आगे स्टक हो गया,
स्टक हो गया, कुछ नहीं निकलेगा। लगे तुमको तुमको मालूम तो चल जाएगा ना, बाई एक्सपीरियंस तुम्हें मालूम चल जाएगा ना कि हाँ ये सेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ फंस चुका है, मीन्स यहाँ पे रुक गया है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये लास्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ग्रेटिंग सेंसेशन होता है, ब्लीडिंग कम हो जाता है, एयर बबल सीन दिखने लगते हैं कैनुला में। अब इसके भी कुछ मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? देखो कॉम्प्लिकेशन में ना, इसमें क्या होता है कि इसमें चांस होता है कि भाई यूट्रस जो है वो परफोरेट हो जाए, ठीक है। देखो परफोरेट होने के दो चांसेस हो सकते हैं। कैसे कैसे परफोरेट हो सकता है? बाय द हेल्प ऑफ डायलेटर, डायलेटर की वजह से परफोरेट हो सकता है, या फिर करमैन्स कैनुला की वजह से। अगर हेगस डायलेटर की वजह से हो रहा है, ठीक है, अगर हेगस डायलेटर की वजह से हो रहा है, एट द टाइम ऑफ डायलेटर कुछ नहीं करना, वेट करो, वॉच करो, पेशेंट को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सही नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर करमैन्स कैनुला, अगर करमैन्स कैनुला के थ्रू अगर परफोरेट हो रहा है तो तुरंत प्रोसीजर को रोको, ठीक है। और वो कैनुला क्या होगा, वो अंदर चला गया यूट्रस के अंदर, तो उसको आप निकालिएगा मत। पहला पॉइंट याद रखना एज अ नर्स, कभी भी उस कैनुला को आउट नहीं करना है, पहला पॉइंट। अब उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों नहीं करना, ठीक है। और करमैन्स कैनुला अगर वो इन हो गया है तो तुरंत जो भी काम कर रहे हो तुरंत रुक जाओ, ठीक है, स्टॉप करो इमीडिएटली। और पेशेंट को किसके लिए प्रेफर करो? लेप्रोस्कोपी या फिर लेप्रोटॉमी के लिए, ठीक है। लेप्रोस्कोपी के लिए तुरंत प्रेफर कर दो पेशेंट के लिए, पेशेंट को। अब मैं आपसे, अगर आपके थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहे हो उस लेक्चर पे, तो आपके अंदर एक डाउट होगा। क्या डाउट होगा? कि सर हम जो परफोरेशन के जो करमैन्स कैनुला था, आपने बताया कि अगर वो इंसर्ट यूट्रस के अंदर चला गया है तो हम उसको निकालेंगे क्यों नहीं? देखो क्यों नहीं निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि करमेंस कैनुला के अंदर दो दो ट्रायंगुलर ओपनिंग होता है कि नहीं होता? अब मैं यार मैं मुझे तो ये नहीं पता ना, बाई एक्सपीरियंस मैंने तो इंसर्ट तो कर दिया उस कैनुला को, मुझे ये तो नहीं पता ना कि उस ओपनिंग के अंदर क्या क्या आ चुका है। भाई उस ओपनिंग के अंदर इंटेस्टाइन भी तो आ सकता है ना, इंटेस्टाइन भी आ सकता है, या ओपनिंग के अंदर वो वॉल के लेयर्स आ सकते हैं ना बहुत ज्यादा। तो उस चीजों को हम अपने हाथ से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लेप्रोस्कोपी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो तुरंत हमें पेशेंट को तुरंत रोकना है, और कैनुला के लिए अगर वो अंदर चला गया तो तुरंत हमें प्रेफर कर देना लेप्रोस्कोपी के लिए। और ये सबसे ज्यादा सक्शन इवैक्यूएशन कौन से पेशेंट के लिए करते हैं? अगर मान लो वो पेशेंट हार्ट का है तो हम प्रेफर कर देंगे भाई सेक्शन आप चले जाइए, क्योंकि वो आपके लिए सही रहता है। मेडिकेशन वगैरह ज्यादा हम प्रेफर करते नहीं है, ठीक है। हमेशा इसमें देखो सक्शन इवैक्यूएशन में तीन चीज याद रखना। क्या? पहला तो प्रेशर याद कर लो, हाँ जी। दूसरा करमेंस एंड हेगस डायलेटर याद कर लो। तीसरा है क्या? ये कॉम्प्लिकेशन याद कर लो। कॉम्प्लिकेशन कैसा? कि अगर मान लो करमेंस कैनुला फंस गया तो हमें तुरंत लेप्रोस्कोपी भेजना है, ठीक है, हाँ जी। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद तीसरा वाला क्या था? तीसरा वाले में क्या था भाई? इसमें हम सेक्शन में ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, याद रखना। सेक्शन वाले में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तब हम कैसे करेंगे? तब हम इवैक्यूएशन कैसे करेंगे भाई बताओ? इलेक्ट्रिसिटी तो आ ही नहीं रही है। तो एक मैनुअल मेथड होता है, ठीक है, एक मैनुअल मेथड होता है, उसमें सिरिंज यूज होता है। और वो जो सिरिंज होता है वो 60 ml का सिरिंज होता है। अभी सब बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। बाकी अगर कोई डाउट हो तो यार उसको कमेंट कर दो, है ना। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो उसको कमेंट वगैरह में कमेंट कर दो। चलो बताते हैं हम आपको, ठीक है। अच्छा लगेगा लेक्चर। बाकी यार लेक्चर वगैरह सही तो लग रहा है ना तुम लोगों को? हालांकि थोड़े लाइक्स वगैरह कम देते हो, लेकिन लाइक वगैरह भी तो दिया करो ना, लाइक का बटन दबा दिया करो। लाइक का एक बटन भी तो दबाना है। कौन सा बड़ा काम कर रहे हो तुम लोग? छोटा सा एक काम है, बटन दबा दो बस, और क्या। चलो अब हम थर्ड प्रोसेस पढ़ने वाले हैं T1 का। क्या है वो? मैनुअल मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। अभी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन क्या होता है? इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का नीड नहीं होता, काम वही है सक्शन वाला, इलेक्ट्रिसिटी का नीड नहीं होता, ठीक है। ये जो होता है हम इसको 7 से लेके 12 वीक तक कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें जो होता है आपको कितना प्रेशर का नीड होता है? 660 mm ऑफ Hg प्रेशर इज नीडेड, ठीक है, एस्पिरेशन करने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इसमें 60 ml का सिरिंज यूज होता है, ठीक है। सिरिंज होता है, और 60 ml का जो सिरिंज होता है उसकी कैपेसिटी होती है। एक सिरिंज यूज करते हैं जिसकी कैपेसिटी 60 ml होती है, इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 60 ml होती है। तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन यही होता है, ज्यादा कुछ इसमें साइंस और वो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, सिंपल सा फंडा। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट मेरे पास आता है जिसका जो कि 7 वीक में आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है जो कि 8 वीक में आ रहा है, कोई पेशेंट है जो कि 12 वीक के बाद आ रहा है,
तो आपने मुझे बता दिया कि एक मेडिकल वाला, एक सक्शन वाला और एक आपने ये मैनुअल वाला, तो हम इसमें तीनों का कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? देखो, अगर मैं आपको बोलूं, सबसे पहला पॉइंट, पीरियड ऑफ गेस्टेशन, पीरियड ऑफ गेस्टेशन एंड यह आपका यूज होगा क्या? बेस्ट मेथड ऑफ एमटीपी, बेस्ट मेथड ऑफ एमटीपी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं कि अगर पेशेंट मेरे पास आया है एट लेस देन 7 वीक, अगर 7 वीक से कम आ रहा है पेशेंट मेरे पास, तो हम उसको प्रेफर करेंगे मेडिकल अबॉर्शन के लिए, मेडिकल अबॉर्शन के लिए प्रेफर करेंगे। और मेडिकल अबॉर्शन में क्या देते हैं भाई, और ये मेडिकल अबॉर्शन जो होता है वो ओपीडी बेस पे ही होगा। मेडिकल अबॉर्शन में मैंने आपको बताया था ना, कौन सा, 1 3 15 वाला, फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड 15 डे, है ना, पहला दिन, तीसरा दिन और 15 दिन, 400 mg और 800 mg वाला हिसाब किताब। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर मान लो 7 से 12 वीक में आ रहा है मेरे पास पेशेंट, तब हम क्या करेंगे उसका भाई, तब हम करेंगे सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन। अब देखो, आप बोलोगे कि WHO ने तो सिर्फ 9 दिया था, आप मुझे 7 क्यों करो? देखो, बहुत सारी बुक में वेरी वेरी करता, ठीक है, लेकिन अगर अगर आप इंडिया में हो तो अकॉर्डिंग टू इंडियन गाइडलाइंस 7 वीक, अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन 9 वीक तक हम करवा सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अगर मान लो पेशेंट मेरे पास मोर देन 12 वीक से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मेरे पास जो पेशेंट है वो 12 वीक से ज्यादा आ रहा है, मतलब 12 वीक के बाद आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम उसमें जो है मेडिकल अबॉर्शन ही होगा, उसके अंदर मेडिकल अबॉर्शन करते हैं। और मेडिकल अबॉर्शन में भी हम कौन सा दवा देते हैं, कौन सा मेडिकेशन देते हैं उसे जल्दी बताओ, कौन सा जिससे ब्लीडिंग हो रहा था, कौन सा था वो? मिसोप्लास्ट, याद आया? मिसोप्लास्ट देते हैं। और मिसोप्लास्ट क्या कितना देते हैं? मिसोप्लास्ट वेजाइनल देते हैं, यहाँ पे हम वेजाइनल देते हैं 400 मिलीग्राम। ठीक है, 400 मिलीग्राम देते हैं, कितने पे? एवरी 4 आवर। ठीक है, एवरी 4 आवर। और मैक्सिमम हम 5 डोज दे सकते हैं एट अ डे। ठीक है, अब याद रखना कि अगर पीरियड ऑफ गेस्टेशन जो है 7 वीक पे आ रहा है तो मेडिकल अबॉर्शन करेंगे, 7 से 12 वीक पे आ रहा है तो सक्शन करेंगे, 12 वीक पे आ रहा है तो मेडिकल अबॉर्शन कर देंगे। मीजो और तो अगर मीजो मेडिकल अबॉर्शन अगर 12 वीक के बाद आ रहा है कोई फीमेल, अगर उसको मुझे उसका वो करना है, मेडिकल अबॉर्शन करना है, तो उसमें मीजोप्लास्टिक होता है, मीजोप्लास्ट मेडिसिन जो मैंने आपको बताया था, डे थर्ड में देते हैं वही वाला मेडिकेशन हम देते हैं मीजोप्लास्ट, और वही वेजाइनल देते हैं, वेजाइनल को वेजाइनल में इम्प्लांट कर देते हैं। और एवरी 4 आवर हम उसको उसको रिप्लेस करते रहते हैं, एवरी 4 आवर, ठीक है, हर 4 घंटे पे रिप्लेस करते हैं वेजाइनल में 400 mcg पे। और मैक्सिमम 5 डोज से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो ये फिलहाल आपका हो चुका है एमटीपी, इसमें सारी जानकारी आ गई है। ठीक है, हाँ, और हाँ, देखो, अगर मान लो एमटीपी अगर हो रहा है तो एमटीपी में एक टीम मेंबर बैठती है जिसमें 4 लोग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है तुम्हारा एक पीडियाट्रिक होता है, एक तुम्हारा गायनो होता है, एक तुम्हारा कौन, एक तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं, और एक और होता है रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इन इन 4 लोग, अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो इन 4 लोगों का एक मतलब टीम होता है, ये हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ हवाबाजी नहीं है, छोटा सा था एमटीपी, सोचा कि खत्म करवा दो। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी वगैरह। ठीक है, और हाँ, एक नर्सिंग मैनेजमेंट करके एक टॉपिक है, एक नर्सिंग मैनेजमेंट करके मतलब वो सब्जेक्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट में। उसमें टोटल हमारे पास कितने सब्जेक्ट होंगे? उसमें टोटल कितने हैं भाई? उसमें हमारे पास ना टोटल, मैंने अभी देखा था कि हमारे पास टोटल ना उसमें 18, कितने भाई, कितने भाई, याद करना, 18, एक नहीं, 18 यूनिट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, मैंने उसमें देखा कि 18 यूनिट्स है, पर जब मैंने 18 यूनिट्स में से स्टार्ट किया, तो वो 18 यूनिट ज्यादा बड़े नहीं है, वो 18 यूनिट है बस, है तो सब छोटे छोटे ही, ज्यादा मतलब वो नहीं है इसमें साइंस तिगड़ा, छोटे छोटे ही है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट करके एक आपका वो होगा सिलेबस है, उसमें जो है 1 से लेके 18 तक का वो भी है। क्या है? 1 से लेके 18 तक का पूरा सिलेबस है ना, यूनिट है, 1 से 18 यूनिट है इसके अंदर। ठीक है, 1 से 18 यूनिट। अगर आपका डिमांड आया, जैसे पिछली बार आया था नर्सिंग मैनेजमेंट का, नर्सिंग एजुकेशन का, नर्सिंग टेक्नोलॉजी या नर्सिंग एजुकेशन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार आपका डिमांड आया था कि भाई इस पे वीडियो बनाना चाहिए,
तो अगर आपका डिमांड रहा तो ये 1 से लेके 18 यूनिट का फिनिश करने की जिम्मेदारी मेरी है। लगातार वीडियो आते रहेंगे 1 से 18 तक के, मैं ये मेरा एक प्लान ये है। तो अगर आप लोग इसमें सहयोग करें, ठीक है, वीडियोस को लाइक वगैरह करते रहें। इस वीडियो का मैं टारगेट एम करता हूँ अप्रोक्स 50 लाइक एंड मोर देन 100 व्यूज। अगर इसमें वीडियो में 100 व्यूज से ज़्यादा जाता है और 50 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं नर्सिंग मैनेजमेंट स्टार्ट कर दूंगा और नर्सिंग मैनेजमेंट 1 से 18 यूनिट फिनिश करके दूंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। नोट्स इस बार सबको मिलेंगे, पिछली बार का कुछ बच्चों का था कॉम्प्लिकेशन की भैया नोट्स नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, इस बार सारे नोट्स मिलेंगे आपको, वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। इसमें पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे सारे नोट्स। ठीक है, लेआउट सब कुछ मिलेगा, सब कुछ सारा प्रॉपर, सारा क्वेश्चन वगैरह मॉड्यूल वगैरह सब कुछ सेट होकर रखा हुआ है। अगर आपका कमेंट आया, आपका आपके अंदर वो एंकरेज हुआ, मैं अभी एक पोल जनरेट करूंगा, उस पोल के अंदर आप बता देना कि 1 से 18 यूनिट तक का चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद फिर देखना लगातार वीडियो बनते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इसी तरह एक नए और उल्लास वीडियो के साथ। और हाँ, पहली एक और बात याद रखना क्या कि अपने टीचर्स का और एज वेल एज अपने पेरेंट्स का हमेशा रेस्पेक्ट करिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू गाइस।